बच्चों में स्टार्ट करें। कंडक्टेंस कंडक्टेंस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ही आपका कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस को फ्लो कराने के लिए, चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें कंडक्टर की ज़रूरत होगी, और वो कंडक्टर या तो मेटलिक कंडक्टर होगा या तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अगर आपको किसी मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो हमें मेटलिक कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर किसी सोल्यूशन से अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो फिर आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में आपका लिक्विड स्टेट में चीज़ होती है, उसमें केटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। अगर कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगा दोगे तो केटायन और एनायन, एक केटायन मूव करेगा नेगेटिव प्लेट की ओर और जो एनायन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करेगा। तो हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनमें डिफरेंसेस हैं कुछ। उन डिफरेंसेस को एक बार हम देख लेते हैं। डिफरेंसेस है कि यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होता है केटायन और एनायन होता है। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि आपने कोई वायर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की और आपने उसे जस्ट थोड़ी देर बाद उसे देखा तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो डिकम्पोज कर जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने NaCl लिया या फिर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया तो जो कॉपर +2 होगा वो डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो CSO4 था वो डिकम्पोज हो गया और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। नो ट्रांसफ़र ऑफ मास, है ना। जैसे कोई मेटलिक वायर है, आपको पता है कि यहाँ पे कई सारे एटम होंगे, तो एक ये वाला एटम आगे जा नहीं रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, ये यहीं पे है। जो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वही मूव कर रहे हैं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स, तो यहाँ पे कोई नेट जो मास है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मास का ट्रांसफ़र हो रहा है। कैसे? यहाँ पे केटायन इधर जा रहा है, एनायन इधर जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे मास तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है ना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस इज़ बिकॉज यहाँ पे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं और सामने एटम्स हैं, तो इन एटम की टक्कर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो रुकावट आती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये किस वजह से आ रही है? बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फिक्स्ड एटम। और यहाँ पे जो यहाँ पे आयंस के बीच में भी कोलिजन हो सकता है, आयंस और सॉल्वेंट के बीच में कोलिजन हो सकता है, तो उन कोलिजन की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। दूसरा चीज, यहाँ पे आयंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये भी रेजिस्टेंस को क्रिएट करते हैं। फिर अगला, मेटलिक कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वहाँ पे जो जितने भी प्रकार के इंट्रैक्शन होंगे केटायन एनायन के बीच में, सॉल्वेंट के बीच में, सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, सारे इंट्रैक्शन कम हो जाएंगे। तो जो केटायन एनायन का जो मूवमेंट होगा वो बहुत फ्री हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और मेटलिक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है। इट इज़ ए गुड कंडक्टर। हालांकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं जितने अच्छे मेटल्स होते हैं। तो ये जो कंडक्टर है इसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होता है उसको देख लेते हैं। दो तीन चीज़ें टेक्निकल है उसको देख लेते हैं। कंडक्टेंस, इसको हम बोलते हैं कैपिटल, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल G। ये है किसी भी सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रिप्रेजेंट करती है उसमें कितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, है ना। तो हम जो G है वो बेसिकली क्या होता है? 1/r। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। और R क्या है बेटा?
आर होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। तो जी की यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ जी ये होगी ओम इनवर्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या फिर इसको मो भी बोला जाता है, MHO, या फिर इसको हम साइमंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, S से। साइमंस एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। तो हम कंडक्टेंस की यूनिट क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स, या फिर मो, या फिर साइमंस। कंडक्टेंस पे हम आएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस का एक रिलेशन होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A, वेयर L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर और जो A है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो A है क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस तरीके से हम मेटलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो रो आ जाता है बाई A, और यहाँ पे R तो आपको पता ही है, जो रो है इसको हम बोलते हैं रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसी को बोल देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। है ना? अगर हम 1/R ले लें और यहाँ पे 1/रो ले लें, तो ये हो जाएगा 1/L/A। तो हम यहाँ पे 1/R को बोलते हैं कंडक्टेंस, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। कंडक्टेंस, और जो 1/रो है इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और जो L/A है उसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। और ये जो 1/रो होता है उसको हम बोलते हैं कि कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कंडक्टिविटी, या फिर बताया था अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको बोलते हैं कप्पा। और ये कंडक्टिविटी की बजाय साथ में आप बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट होता है, जैसे कि ये है आपका
ये आपका सेल को आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल बैटरी से। तो यहाँ पे जो हम L/A लेते हैं, L क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, है ना। ये जो प्लेट्स हैं, मेटलिक प्लेट्स हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये, इसको हम बोलते हैं L। और जो इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है प्लेट का, उसको हम बोलते हैं E। अब देखो क्रॉस सेक्स, इसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो हम क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं वो ऐसा लेते हैं कि मान लीजिए आपने ये सेल लिया और ऐसा हो जाए कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो आधी डिप्ड हो और आधी बाहर हो, तो फिर आपको ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना होता है ना। क्यों लेना होता है समझाता हूँ। और अगर ऐसा हो जाए, सिर्फ इतना हो जाए, है ना, तो फिर आप वो वाला एरिया लेंगे जो कॉमन एरिया है ना। अगर मान लीजिए इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, तो फिर आप कॉमन ये जो वाला जो इसका इस पोर्शन का जो यहाँ पे प्रोजेक्शन पड़ रहा होगा उतना एरिया लेना है। तो आपको एरिया क्या लेना है? एरिया होता है कॉमन डिप्ड एरिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई डिप्ड है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो पहली बात तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी, तो क्या हम यहाँ पे, तो वहाँ पे हम बात ही नहीं करेंगे सेल कांस्टेंट की, है ना। तो पहले हम सेल कांस्टेंट के लिए तो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे ऐसा है तो आयंस फ्लो करेंगे, और कितने पोर्शन में फ्लो करेंगे? जो पोर्शन आपका ये मेटलिक रॉड के बीच का है ना, तो यहीं पे आयंस फ्लो करेंगे, इन्हीं आयंस को कंसीडर किया जाता है। तो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया वही लेना है जो कि कॉमन हो और डिप्ड हो। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें बोला जाएगा कि आधा ही पोर्शन सबमर्ज्ड है, तो फिर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लेंगे? आधा ले लेंगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में बात आई, और रेजिस्टिविटी, या है ना, रो को तो बोलते हो रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी 1/1 रो को बोलते हो। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंडक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन। सही बात है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि कौन इलेक्ट्रोलाइट है उसे कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये नहीं डिपेंड करता, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट पे ये डिपेंड नहीं करता। और अगली चीज़ कि जो कंडक्टेंस है, वो कंडक्टेंस हो या फिर रेजिस्टेंस हो, एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोलाइट पे भी डिपेंड करेगा, इवन सेल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
इस पे डिपेंड करता है, एंड सेल कांस्टेंट आल्सो। जो कंडक्टेंस है बेसिकली ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस पे। नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी उतनी आसानी से फ्लो होगी, है ना। कि टाइम की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा आसानी से फ्लो होगा, मतलब उतना ज़्यादा आसान होगा, उतना ज़्यादा क्वांटिटी में होगा कंडक्टेंस, है ना। तो अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उनको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। यार देखो, कंडक्टेंस मतलब होता है एक तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो सके। सेम वोल्टेज लगाया आपने और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो हो जाए तो उसे बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उसका कंडक्टेंस ज़्यादा है। और अगर आपने सेम वोल्टेज लगाया और इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट हुई तो आप बोलेंगे कि जो कंडक्टेंस है वो क्या है, कम है। तो अब ये देखते हैं कि जो कंडक्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सल्यूट पे डिपेंड करेगा। सल्यूट, अगर सल्यूट का मतलब आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा है तो जो कंडक्टेंस होगा डेफिनेटली ज़्यादा होगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उनको देखते हैं। नेचर ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, और वो कैसे डिपेंड करते हैं उसको देखते हैं। पे डिपेंड करता है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, है ना। तो जो कैथोड और एनोड है उसमें जो आयंस की संख्या होगी, पहुंचने वाले आयंस की संख्या वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोर नंबर ऑफ आयंस विल रीच इन सेम टाइम। और कहाँ पे, विल रीच एट इलेक्ट्रोड्स। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा है चार्ज ऑफ आयंस। आयंस का जितना चार्ज ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ज़्यादा चार्ज फ्लो करेगा, है ना। मतलब Na+ है और Mg+2 है। अगर एक केटायन मूव करता है तो Mg+2 के मूव करने से चार्ज ज़्यादा फ्लो हुआ, तो जो चार्ज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है। इंटरेक्शन, किसी भी तरह का इंटरेक्शन कंडक्टेंस के लिए बुरा है। अगर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। क्यों, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ेगा तो जो मोशन होगा रिस्ट्रिक्ट होगा। केटायन मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन बढ़ गया, या फिर सॉल्वेंट के बीच में बढ़ गया, चाहे वो इंटरेक्शन सॉल्वेंट का हो। क्यों, सॉल्वेंट के बीच होगा तो जो विस्कोसिटी है वो बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो उसमें जो मूव करने वाले आयंस होंगे उनकी स्पीड घटेगी, तो जो कंडक्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। अगला इंटरेक्शन हो सकता है सॉल्वेंट एंड सल्यूट का। आपको बताया कि अगर वाटर लेते हैं तो इस इंटरेक्शन को बोलते हैं हाइड्रेशन।
अगर हाइड्रेशन जितना ज़्यादा हुआ तो उतना दिक्कत हो जाएगी। हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हाइड्रेटेड रेडियस होगी वो बढ़ जाएगी, तो उससे केटायन और एनायन की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। और अगला इंट्रैक्शन होता है सल्यूट सल्यूट इंट्रैक्शन की वजह से भी, है ना। अगर वो डाइपोल है तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन की वजह से भी स्पीड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। और स्पीड कम होगी तो डेफिनेटली कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो इंट्रैक्शन क्या होगा, कोई भी इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि जितनी भी स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जब भी इंट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, कंडक्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो जो मूवमेंट होगा ना, स्पीड होगी, स्पीड ऑफ पार्टिकल डेफिनेटली बढ़ जाएगी। अगर स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। एक ये सोच सकते हैं विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर विस्कोसिटी घट गई तो ओवरऑल कंडक्टेंस फिर बढ़ेगा, क्योंकि आयंस का मूव करना क्या हो जाएगा, उतना आसान होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करना है। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, डायरेक्ट नहीं पूछा है उसको, लेकिन इसको दूसरी चीज़ों से लिंक करके क्वेश्चन पूछा गया है। कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, कंपैरिजन ऑफ कंडक्टिविटी लिखते हैं, कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे आपसे पूछ लिया जाए NaCl एक्वस है और LiCl एक्वस है, तो इसमें एनायन तो सेम है, केटायन का डिफरेंस है, तो जो Li प्लस है वो साइज में छोटा है, तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है, और हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसका जो हाइड्रेटेड रेडियस है वो बढ़ जाती है ना, तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है। ये चीज़ आपने 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में साइज किसका ज़्यादा होगा, हाइड्रेटेड रेडियाई। तो लिथियम का ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। तो अब यहाँ पे लिथियम तो अच्छा खासा हाइड्रेटेड हो गया, तो फिर आप क्या बोलोगे, किसकी ज़्यादा हो जाएगी कंडक्टिविटी, NaCl की। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए NaCl एक्वस है, CaCl2 एक्वस है, और चलिए यही दे लिया गया, तो अब किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे चार्ज कैल्शियम आयन का ज़्यादा होगा तो इसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो बेटा ध्यान से सुनना है कि हाइड्रेशन एनर्जी से भी ज़्यादा फैक्टर क्या है, चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा है तो आप ये सोचो, 1 सेकेंड में अगर मान लो 1 सोडियम आयन गया तो यहाँ पे 1 कैल्शियम आयन जाएगा, 1 कैल्शियम आयन जाने की वजह से चार्ज क्या हो जाएगा, जस्ट डबल। तो चार्ज से कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। तो जब सेम चार्ज हो तो फिर हमें हाइड्रेशन एनर्जी देखनी है। तो यहाँ पे हमारा हाइड्रेशन एनर्जी फैक्टर नहीं देखेंगे, सिर्फ चार्ज वाला फैक्टर देखेंगे। चार्ज बढ़ेगा तो एनायन और केटायन जो मूव करके जो चार्ज को कैरी आउट करेंगे वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे किसका हम कंडक्टेंस ज़्यादा बोलेंगे, CaCl2 का, है ना। किस वजह से, चार्ज ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस ज़्यादा।